Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine, doing really well. तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 और आप लोगों को पता है कि मैं सिंपली सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर्स नहीं देती, उर्दू मीडियम के लिए भी देती हूँ क्योंकि मुझे साथ साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमें उर्दू मीडियम में भी पढ़ाया करें, जबकि मेरा लेक्चर इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है, मिक्स ही होता है। तो जो मैं निशान लगवाती हूँ कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, तो वो मैं अब उर्दू की भी बुक यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, आज का टॉपिक है कंडीशनल लॉजिक। यानी कि कंडीशनल लॉजिक का मतलब है कि इस तरह की लॉजिक या इस तरह की रूटीन या इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके अंदर हम कंडीशन को यूज़ करेंगे। बेसिकली हम सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। तो हमने जो कंडीशनल लॉजिक यूज़ करनी है, इस तरह की हमने लॉजिक बनानी है या सॉल्यूशन बनाना है जिसके अंदर हम लोग कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कंडीशन? कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन क्या है? किसी भी अम, काम की एग्जीक्यूशन के लिए, किसी भी काम की एग्जीक्यूशन के लिए अगर हम अगर लगा दें, जैसे मैं सुबह वॉक के लिए जाऊंगी अगर मेरी आंख जल्द खुल गई तो जो जल्द खुल गई है अगर के साथ, ये क्या है? कंडीशन। और वॉक पे जाऊंगी, ये क्या है? उस काम की एग्जीक्यूशन। यानी वो काम मैंने तब एग्जीक्यूट करना है जब कोई कंडीशन ट्रू होगी। अगर बारिश हुई तो तुम अम्ब्रेला ले आना, यानी तुम उस सिचुएशन में अम्ब्रेला लेके आना अगर बारिश हो गई तो। अगर बारिश ना हुई तो अम्ब्रेला की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी आपका कोई काम करना डिपेंड करता है किसी दूसरे काम के होने पे, और वो जो डिपेंडेंस है दैट इज़ नॉन एज कंडीशन। ठीक है, यानी कि वो जो चीज़ है, वो जो पूरा होना है एक डिसीजन ने, एक काम ने, तो वो क्या कहलाती है? कंडीशन कहलाती है। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को कंडीशन का अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद जो है, ये वाला जो पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है दैट इज़ सेम दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। मैंने जो भी आप लोगों को बताया कि कंडीशन क्या है और किस तरीके से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंडीशन को अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंडीशन का क्या अमल दखल है, ये सब इसी के अंदर बताया गया है। तो देर इज़ नो नीड टू रीड दिस एंड देर इज़ नो नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, यानी कि ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है और रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। The important thing here is there are 3 types of control statement in C language. C language के अंदर 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, यानी जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग को, अपनी कोडिंग को कंट्रोल करते हैं। There are 3 types of control statements. तो मैं सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट बता दूं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर 2 स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था पहले के जो है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी कि ये जो जिस तरतीब से आपने यहाँ पे सपोज़ कर ले हमने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, प्रोग्राम ये नंबर 1 स्टेटमेंट है, ये नंबर 2 स्टेटमेंट है, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड सो ऑन, एक तरतीब से लिखा हुआ है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होगी? ऐसी स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करेगी। अभी हम यूजुअली देखते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन। यानी जिस तरतीब से आपने लिखा है उस तरतीब से एग्जीक्यूशन होती है अभी तक प्रोग्राम की, अभी तक जितना हम लोगों ने ये कोर्स कर लिया है। तो ये एक फ़्लो है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो कंट्रोल हो रही है। तो सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, 3 तरह के स्टेटमेंट्स हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर रीड करेंगे। सबसे पहली जो है दैट इज़ सिक्वेंशियल, जो कि हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। दिस 3 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स आर देयर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, तो आप ये 3 पॉइंट्स जो हैं लिख देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऑप्शन भी आ सकते हैं। उसके बाद है सिक्वेंशियल कंट्रोल इज़ द डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सिक्वेंशियल कंट्रोल क्या है? डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज में। यानी कि अगर कोई और कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है हमने डिफ़ाइन नहीं किया गया तो ऑलरेडी जो होगा वो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले से ही सिक्वेंशियल हमेशा होता है।
जब हम कंडीशंस या सिलेक्शन या रेपिटेशनल कंट्रोल स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है, अगर वो नहीं है तो सिक्वेंशियल है। तो हम जो पहले से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं दैट फॉलोज सिक्वेंशियल कंट्रोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस। सिक्वेंशियल कंट्रोल के हिसाब से तमाम स्टेटमेंट जो दी जाती हैं वो गिवन सीक्वेंस में ही, यानी जिस सीक्वेंस में आपने लिखी हैं स्टेटमेंट उसी सीक्वेंस के अंदर वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस की हैं और जितनी भी एग्जांपल की हैं दे ऑल फॉलो सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। और यहाँ पे भी जो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है ये स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 3, ये इसी तरतीब से चलती जाएंगी। दैट इज़ नोन एज सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर बारिश हुई, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, कम विद अम्ब्रेला, ठीक है। अगर बारिश हुई तो अम्ब्रेला के साथ आना। ये क्या है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन कैसे कि आपकी जो गिवन कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपने इस पीस ऑफ कोड को सिलेक्ट कर लेना है और एग्जीक्यूट करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। इसीलिए इसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। नंबर 1 इज़ इफ स्टेटमेंट and number 2 is if else statement, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम इफ स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल के साथ देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट की जो है सिंपली या रॉ लॉजिक या रफली जो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, इफ़ लगाना है हमने, कंडीशन लगानी है और एसोसिएटेड कोड लगाना है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्शन स्टेटमेंट बन जाएगी। अब हम बुक से देख लेते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की डेफिनेशन। यहाँ से है द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये हेल्प करे डिसाइड करने के लिए कि अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन के लिहाज से आर नॉन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या कहलाती हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती हैं। टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। दो तरह की हैं, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम उर्दू मीडियम की बुक से भी ये और ये इनके निशानात लगा लेते हैं, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जी ये वाला सारा पार्ट हम लोगों ने इधर से नहीं करना, ये 3 करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हमने सिक्वेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन करनी है। यहाँ से हम लोगों ने जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट की डेफिनेशन करनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया और मैंने उर्दू मीडियम वालों के यहाँ तक निशानात भी लगवा दिए हैं। लेक्चर मेरा उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिक्स था, आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा उर्दू की रीडिंग करना आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और हम पढ़ते आए हैं तो हमें आती है। रीडिंग आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम बुक से ही रीडिंग करेंगे, साथ निशानात लगाएंगे और इसको समझते जाएंगे कि बुक के अंदर क्या क्या दिया गया है और इसके अंदर कितना पोर्शन हमने करना है। क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट क्या है ये मैं आप लोगों को रफली बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सी लैंग्वेज प्रोवाइड इफ़ स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इफ़ स्टेटमेंट की सूरत में, इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन, जिसके अंदर हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं एसोसिएटेड कोड टू इट, और उससे रिलेटेड एक कोड होता है। यानी अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा एसोसिएटेड कोड चलेगा या एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हमारा एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन टर्न्स टू बी ट्रू। कोड सिर्फ तब चलता है जब जो हमने स्पेसिफाई की होती है कंडीशन वो ट्रू हो, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर दिया गया, ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और आप इसको सिंटैक्स भी कह सकते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो दोनों सिचुएशन में आपका आंसर जो है ये होगा इफ़ कंडीशन एंड एसोसिएटेड कोड। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है सिर्फ आप ये लिख देंगे
अगर लॉन्ग आता है तो मैं ये भी आपको करवा रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना करना है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नेक्स्ट पेज के ऊपर है। यहाँ पे बताया गया है कि नीचे इसकी डिटेल दी गई है। इसके अंदर देख लें, फर्स्ट पार्ट है इफ़, सेकंड पार्ट है कंडीशन और थर्ड पार्ट है एसोसिएटेड कोड। इसी को जो है डिटेल में बताया गया है। इफ़ एक कीवर्ड है जिसको हम लगाते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि यहाँ पे अब सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। ठीक है, इट इज़ अ गिवन स्ट्रक्चर। इफ़ इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ कंडीशन इन साइड पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ये एक तरीक़ेकार है। दैट्स इट। इफ़ इज़ अ जस्ट अ कीवर्ड टू इंडिकेट कंपाइलर व्हाट इज़ गोइंग नेक्स्ट, यानी कि अब आगे क्या होने जा रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए। इफ़ का मतलब आगे कंडीशन होगी, कंपाइलर को बताना है। व्हाट इज़ कंडीशन? अ कंडीशन कुड बी any valid expression including arithmetic expression, relational expression, logical expression और combination of these। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अरिथमेटिक यानी हिसाब किताब वाली एक्सप्रेशन हो सकती है। रिलेशनल, लॉजिकल, ये ऑपरेटर हम सब पढ़ के आए हैं, उनकी कंडीशंस भी पढ़ के आए हैं। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है और 10th क्लास में भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। और कहते हैं इन सबको मिला के भी एक जो है कंडीशन बन सकती है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन, तो अब नीचे जब देखेंगे कंडीशन के एग्जाम्पल आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5 ट्रू है। कोई भी डिजिटल वैल्यू 1 2 सो ऑन, यानी 1 से लेके कोई भी अगर नंबर है तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी? ट्रू, यानी पॉजिटिव नंबर। अगर 0 है तो उस सिचुएशन में फॉल्स है। उसके अलावा कोई भी अगर नंबर है पॉजिटिव नंबर, द कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू, यानी कंडीशन का आंसर क्या आएगा? ट्रू। 5 + 4 = 9, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, सो द कंडीशन आंसर इज ट्रू। 5 - 5 = 0, सो द आंसर ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। 5 is greater than 4, ट्रू। 5 is equal to 4, फॉल्स। 5 is greater than 4, फॉल्स हो गया। और फॉल्स के ऊपर जब नॉट लगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। और ये देखेंगे कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिक और लॉजिकल का, यहाँ पे बताया गया है कि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं। 5 is greater than 4, ट्रू। 10 is less than 9, फॉल्स। और इनका एंड क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सो ऑन नेक्स्ट। इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग कंडीशन की डेफिनेशन देने के बाद कोई सी 2 एग्जांपल सिर्फ जो हैं कोट करेंगे, दैट्स इट। आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने कंडीशन की डेफिनेशन लिखी और यहाँ पे कोई सी 2 एग्जांपल आप लोग कोट करेंगे। यहाँ पे इफ एल्स की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में कंडीशन की डेफिनेशन, 1-2 एग्जांपल देंगे इसकी, दैट्स इट। यही बताया गया। एनी एक्सप्रेशन दैट हैज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेट्स टू ट्रू, यानी नॉन ज़ीरो वैल्यू अगर होगी तो कैलकुलेट हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। ये आपने लाइन करनी है यहाँ पे, और इसके अलावा ये लाइन करनी है, यहाँ से ये लाइन करनी है, ये बाकी नहीं करनी है आपने। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द एसोसिएटेड कोड इज़ एनी वैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी वो एसोसिएटेड कोड जो चलेगा जब कंडीशन ट्रू हो। इट में कंटेन 1 और मोर स्टेटमेंट, इसके अंदर एक भी हो सकती है स्टेटमेंट और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाया गया है। स्टार्ट हुआ है फ्लो चार्ट, कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू है देन एसोसिएटेड कोड रन करेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। वो जो कुछ भी होगी उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट, अगर हम एक स्टेटमेंट से ज़्यादा इफ़ के साथ स्टेटमेंट को एसोसिएट करना चाहते हैं, देन नीड टू बी इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रेसेस और अ ब्लॉक। इसे हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं और ब्लॉक भी। इफ़ यू वांट टू एसोसिएट ओनली वन स्टेटमेंट, अगर हम नहीं, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर हम जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो। देन ऑल्दो इट मे बी इनक्लोज्ड इनसाइड दिस ब्लॉक बट इट मे नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द एग्जाम्पल। आप लोग बस ये यहाँ तक करेंगे, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले यहाँ से डेफिनेशन करेंगे, इसका सिंटैक्स करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में डेफिनेशन, कोई सी 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइन करेंगे एक, और यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन और ये एक लाइन करेंगे आप लोग। उसके बाद फ़्लो चार्ट अगर आपका मूड है तो आप बना लें, अगर नहीं है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है, टू द पॉइंट बात करनी होती है। थर्ड पॉइंट करेंगे और इसके साथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन करेंगे, दैट्स इट।
अब ये इफ़ स्टेटमेंट वाला कंप्लीट हो गया है पोर्शन, ठीक है। और क्वेश्चन लॉन्ग आएगा तो जो मैंने निशान लगाए वो ऐसे करेंगे आप लोग, और शॉर्ट आएगा तो जो आपसे पूछा जाएगा वो आप बता देंगे, ठीक है। अब फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल दी गई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर लेती हूँ, वरना जो पढ़ने वाला और याद करने वाला काम था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, एक वेरिएबल की वैल्यू है 12 और उसको हमने मॉड्यूलस लिया है 2 के साथ। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमने प्रिंट करवा देना है वैल्यू इज़ इवन, अदरवाइज और यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। यानी 2 स्टेटमेंट्स हैं जो हमने करवा दी। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देके हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो है ये लिखी हैं। तो 12 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये दोनों स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देख लें। एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 5। कंडीशन है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इफ़ 4 इज़ ग्रेटर देन बी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट इसके साथ एग्जीक्यूट कर रही है, एसोसिएटेड है। अगर ये इसके साथ एसोसिएटेड होती तो यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आती जैसे यहाँ पे आई थी, ठीक है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ़ के साथ एसोसिएट कर रही थी। तो यहाँ पे सिर्फ पहली स्टेटमेंट अगर जब हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई तो कंपाइलर सिर्फ पहली स्टेटमेंट को इफ़ के साथ एसोसिएटेड कंसीडर करेगा। जो दूसरी स्टेटमेंट है इट विल नॉट कंसीडर एसोसिएटेड टू द इफ स्टेटमेंट, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। सिर्फ ये जो है लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ही इसकी डिटेल बताई गई है। उसके बाद है can I write a programming language that takes percentage of a student input and displays passes the percentages above 50। आपने परसेंटेज स्टूडेंट से लेनी है और अगर वो above 50 है तो आपने प्रिंट करवा देना है that he is passed। तो हम फ्लोट में परसेंटेज ले लेंगे एंड प्रिंट एफ करवाएंगे एंटर परसेंटेज, उसको स्कैन एफ करवा लेंगे परसेंटेज के वेरिएबल के अंदर और कंडीशन लगाएंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 प्रिंट एफ पास। अगर परसेंटेज 50 से अबव होगी तो पास आ जाएगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने 2 इनपुट लेके दिखा दिया है कि अगर 47 एंटर करता है यूज़र तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर 67.3 एंटर किया है तो आपके पास पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के अंदर इसी से रिलेटेड इस तरह का एक प्रोग्राम है, वो जब हम करेंगे तो ये सारा इसके साथ कवर हो जाएगा। इसमें सिर्फ यही है कि आपने टास्क लेने हैं और बोनस पॉइंट्स लेने हैं और फिर सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोग्राम है जो कि इसको कवर कर लेगा और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट भी उसी का ही है। यहाँ पे कुछ 2 एक्टिविटी दी गई हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ ए पर्सन। आपने एक पर्सन की एज लेनी है एज ए इनपुट एंड डिस्प्लेस टीनेजर इफ़ द एज लाइज बिटवीन 13 to 19। अगर 13 से 19 के दरमियान उसकी एज है तो आपने प्रिंट एफ करवा देना है टीनेज। दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेस लीप ईयर इफ़ द इनपुट ईयर इज़ लीप ईयर। अगर इनपुट ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर फेब जो है 29 डेज़ का हो। तो अगर ये लीप ईयर है तो आपने लीप ईयर, और इसको निकालते हैं हम कैसे, हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। अगर पूरा 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। सो आपने ये जो है ना एक्टिविटी ख़ुद करके देखनी है। वैसे मैं जो है इस एक्टिविटी की शॉर्ट बना दूँगी, यानी कि मैं जो इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूँगी एज अ शॉर्ट्स, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे चैनल पे आप लोग ज़रूर शॉर्ट्स भी देखा करें, वीडियो भी देखा करें, ताकि जो है कोई नई अपडेट या कोई नई चीज़ जो है मैं अगर शेयर करूँ तो आप लोग उससे जो है फ़ायदा उठाएँ और कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शॉर्ट ज़रूर देखते रहा करें। मैं इम्तिहानी इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन और दूसरी एडमिशन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी वक्तन फ़वक्तन अपलोड करती रहती हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चैनल के साथ जो है कनेक्टेड रहा करें। थैंक यू। लेक्चर ख़त्म हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।